गाइस फाइनली एक और वैकेंसी आप लोगों की आ चुकी है और वैकेंसी को निकाला है एनसीईआरटी की तरफ से। और यहां पर इस बार जो एनसीईआरटी की वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू यानी कि परमानेंट बेसिस पर आई है। इससे पहले जो वैकेंसी थी 2021 में इन्होंने निकाला था। यहां पर इस वैकेंसी के बारे में हम लोग कंप्लीटली डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे। आप लोगों की किस किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ पोस्ट को निकाला है, उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी, आप लोगों का सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या है। अभी सिलेबस एग्जाम पैटर्न इस भर्ती का ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश नहीं है, लेकिन 2021 में भी सेम पोस्ट के लिए वैकेंसियों को निकाला था। वहां पर ऑफिशियली आप लोगों का सिलेबस को डिक्लेयर किया था, तो उसके बिहाफ पर हम लोग सिलेबस के ऊपर भी डिस्कस कर रहे होंगे, जिससे कि आप लोगों को कंप्लीटली एक सही डायरेक्शन मिल सके अपनी प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले यदि हम लोग एनसीईआरटी की बेसिकली बात करें, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, ये बेसिकली ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी गवर्नमेंट का। और बेसिकली इनका स्लोगन भी है गति से प्रगति, यानी कि जो स्पीड मेट्रो की जो है प्रोजेक्ट पर कहीं ना कहीं बेसिकली ये काम करते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हो इसमें कुछ रूट्स भी बेसिकली बताए हुए हैं। तो यहां पे जो वैकेंसी बेसिकली इन्होंने निकाला है, यहां पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ की वैकेंसी है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है एंड साथ ही साथ मेंटेनर पोस्ट यानी कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसी को यहां पर निकाला हुआ है। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 24 मार्च 2025 से, और इसकी जो लास्ट डेट है 24 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है, यानी कि 1 मंथ का समय आपको मिलेगा। यहां पर टेंटेटिव एग्जाम डेट भी इन्होंने डिक्लेयर किया है, ये बोल रहे हैं कि हम मई 2025 में आपका एग्जाम को कंडक्ट करेंगे। एंड यहां पर थोड़ा सा यदि हम लोग पोस्ट की बात करें, सबसे पहली पोस्ट की जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी इन्होंने निकाला है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की यदि हम लोग बात करने लगे, यहां पर इलेक्ट्रिकल के लिए 16 पोस्ट को निकाला है। यहां पर पे स्केल की बात करें जूनियर इंजीनियर के लिए 22,800 आप लोगों का स्टार्टिंग बेसिक रहेगा एंड 75,850 तक, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, यहां पर भी 16 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला है। मैकेनिकल की 3 पोस्ट निकाली है। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी को ओपन किया है। प्रोग्रामिंग एसोसिएट की बात करें, यहां पर 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी को बेसिकली निकाला है। असिस्टेंट एचआर की बात करें 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला है। एंड असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी की बात करें 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला है। यहां पर जूनियर मेंटेनर की बात करें, देखिए जूनियर मेंटेनर में यदि इलेक्ट्रिकल की हम लोग बात करने लगे 18 पोस्ट के लिए वैकेंसी टोटल निकली हुई है। यदि इसके हम लोग पे स्केल देखें 18,250 से लेके 59,200 तक आप लोगों का पे स्केल बेसिकली रहेगा। जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल की बात करें, यहां पर फिटर वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहां पर भी आप लोगों की ओपन की गई है। तो टोटल यदि नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे 72 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकाली है, जिसमें हमारी अलग अलग पोस्ट है। जूनियर मेंटेनर की भी बेसिकली पोस्ट है एंड डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए जूनियर इंजीनियर की भी पोस्ट है। अब हम लोग थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिकली इन्होंने मांगा हुआ है। यहां पर जो भी फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट हैं वो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहां पर टोटल डिटेल्स उनका दिया हुआ है। नेक्स्ट यहां पर यदि हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जूनियर इंजीनियर की बात करें, यहां पर मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर मांगा हुआ है। एंड यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा अपर एज लिमिट में। यहां पर यदि जूनियर इंजीनियर की बात करें 3 ईयर डिप्लोमा मांगा हुआ है आपके डिसिप्लिन से। यदि आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसके समकक्ष भी बेसिकली आप लोग देख सकते हो, जैसे कि यदि हम लोग मैकेनिकल की बात करें, इसको भी हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि चीजें क्लियर हो कि इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या मैकेनिकल में कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि चीजें क्लियर हो। तो यहां पर मैपिंग फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आप लोगों का दिया हुआ है। जैसे कि मैकेनिकल की यदि बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, तो ये सभी डिसिप्लिन वाले मैकेनिकल के समकक्ष हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई करेंगे। तो यहां पर जितने भी डिसिप्लिन दिए हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार सिविल में सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गया आप लोगों का मैपिंग दिया हुआ है, डिसिप्लिन दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसमें 3 ईयर डिप्लोमा आप लोगों के डिसिप्लिन से होना चाहिए। उसके अलावा यदि हम लोग नेक्स्ट पोस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, यहां पर प्रोग्रामिंग एसोसिएट की यदि हम लोग बात करें 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस से है
आईटी से, बीसी है या बीएससी आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, आईटी से किया हुआ है, उस केस में आप लोग प्रोग्रामिंग एसोसिएट में अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एचआर की बात करें, 3 ईयर ग्रेजुएशन इन बीबीए या फिर बीबीएम किया हुआ है, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस यहां पर नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी। इसके लिए यदि आप लोगों ने होटल मैनेजमेंट या फिर उसके समकक्ष ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहां पर एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। एंड मेंटेनर पोस्ट की बात करें, आईटीआई एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से है, आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष। यदि आप मैकेनिकल में अप्लाई करोगे तो फिटर ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष। ध्यान रखिएगा यहां पर इन्होंने फिटर का ट्रेड से ही आईटीआई मांगा है, उसके इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टर्नर मशीनिस्ट वाले एलिजिबल होंगे, बिकॉज ऐसा कहीं पर भी स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो केवल फिटर वाले कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल होते हुए नजर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह चीज क्लियर हो गई होगी। समकक्ष का मतलब यहां पर यह है कि किसी ने डायरेक्टली एनएससी भी किया हुआ है, वो कैंडिडेट भी एलिजिबल होगा। जिन्होंने आईटीआई नहीं किया हुआ, डायरेक्टली नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, वो कैंडिडेट को भी यहां पर एलिजिबल ये लोग करते हैं। एंड यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, फुल टाइम रेगुलर कोर्स वगैरह होना चाहिए, तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों की कंप्लीट होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एज रिलैक्सेशन में। यहां पर यदि आप लोग एससी एसटी कैंडिडेट हो तो अपर एज लिमिट में 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि आप ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा एंड उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों का सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे। उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन होगा 90 मिनट का समय होगा। यहां पर ये क्लियरली बोल रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा एंड यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं होगी। लेकिन इससे पहले वाला जो सिलेबस था वहां पर 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रखा था, लेकिन इस बार आपके एडवर्टाइजमेंट में ये चीज क्लियर करी है तो आपका नेगेटिव मार्किंग यहां पर बेसिकली नहीं रहने वाला है। उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जाम होगा अकॉर्डिंग टू रेलवे, राइट। एंड यदि हम लोग टेस्ट सेंटर की बात करें, आप लोगों के जो एग्जाम सेंटर होंगे दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई, ये आप लोगों के एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे वहां पर आप लोगों को एग्जाम सेंटर चूज करने का मौका मिलेगा, तो आप लोग चूज कर सकते हो। यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बेसिकली बताया हुआ है। यदि हम लोग प्रोविजन पीरियड की बात करें तो यहां पर क्लियरली बोला है कि ज्वाइनिंग के बाद में 2 ईयर का आपका प्रोविजन पीरियड होगा, लेकिन इस प्रोविजन पीरियड के दौरान आप लोगों का जो स्टेफंड वगैरह यानी कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है पे स्केल के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, तो कोई भी फर्क यहां पर पड़ने वाला नहीं है। यहां पर सिक्योरिटी बॉन्ड भी बेसिकली उन्होंने रखा है। ये लोग बोल रहे हैं कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे बेसिकली उनको यहां पर सिक्योरिटी बॉन्ड रखना होगा 1.5 ईयर का, कि आप ज्वाइन करने के बाद में 1.5 साल इनके साथ में काम करोगे। यदि उस केस में आप नहीं करते हो तो 1.5 लाख बॉन्ड आप लोगों को साइन करना पड़ेगा। तो ये चीज आप लोग यहां पे देख सकते हो। उसके अलावा यहां पे आप लोग देख सकते हो इन्होंने क्लियर बोला है इनिशियल बेसिक पे आप लोगों का क्या रहेगा। यहां पर आप लोग देख सकते हो ये इनिशियल बेसिक पे मेंटेनर पोस्ट के लिए यहां पर 18,250 बेसिकली रहने वाला है। बाकी अदर पोस्ट के लिए 22,800 के आसपास आप लोगों का इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए और अदर पोस्ट के लिए 20,250 रुपीज के आसपास बेसिकली रहने वाला है। और ये बेसिक पे के ऊपर यहां पे जो भी अलाउंसेस होते हैं जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस या जो अदर अलाउंसेस हैं वो सभी आप लोगों के एप्लीकेबल होंगे, वो सभी अलाउंसेस आप लोगों को मिल रहे होंगे। अब गाइस पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी की यदि बात करें, यहां पर जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व्ड कैंडिडेट या फिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फी है 1,000 रुपीज प्लस जीएसटी आप लोगों का लगने वाला है। लेकिन जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी यहां पर नहीं रखी है, तो इस चीज को आप लोग देख सकते हैं। एंड यहां पर ये सारी चीजें हाउ टू अप्लाई को इन्होंने बोला है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। यहां पर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली प्रोसेस को इन्होंने दिखाया हुआ है। तो आप बोलोगे तो मैं एक पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप का वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा जहां पर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके दिखा दूंगा, जिससे कि आपकी चीजें और बेहतर तरीके से बेसिकली क्लियर हों। बाकी यहां पर मैपिंग ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं एंड ये आप लोगों का कंप्लीटली एडवर्टाइजमेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर देख ली। अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि बेसिकली इसका सिलेबस क्या है।
कि जहां से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाने हैं। तो गाइस यहां पर आप लोग एग्जामिनेशन पैटर्न को देख सकते हो। ये 2021 में एनसीईआरटी ने वैकेंसी निकाली थी कुछ पोस्ट के लिए, तो यहां पर उन पोस्ट का सिलेबस दिया है। यहां पर बेसिकली हम लोगों का मेन फोकस है कि जो 100 क्वेश्चन है उसमें जो दो सेक्शन है, एक हमारा डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन कितने आते हैं और हमारा नॉन टेक्निकल पोर्शन कितना आता है, उसको देखना बेहद जरूरी है। तो इन केस यहां पे एनसीईआरटी बेसिकली यही पैटर्न रखता है, जो टोटल 100 क्वेश्चन है उसमें से दोनों ही सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों ही 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में क्लियर किया। सेक्शन ए यदि हम लोग देखें, इसमें जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल एबिलिटी, इन सभी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन बी जो रहता है वो डोमेन नॉलेज से रिलेटेड होता है, यानी कि आपने जिस डोमेन में अप्लाई किया, मैकेनिकल में अप्लाई किया तो मैकेनिकल के होंगे, फिटर में अप्लाई किया तो फिटर के होंगे। इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। तो ये रहता है। और अभी इस वैकेंसी का ऑफिशियली सिलेबस इसकी वेबसाइट पर पब्लिश होगा, तो जैसे ही पब्लिश होता है मैं आपको क्लियर करूंगा कि इन्होंने सिलेबस क्या दिया है। लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि ये जो दो सेक्शन रखते हैं उसमें 50-50% वेटेज बेसिकली रखा जाता है, टेक्निकल 50 क्वेश्चन और नॉन टेक्निकल 50 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।